नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है भारत के भू आकृतिक प्रदेश। यानी कि भारत की जो पूरी बनावट है, जो उसके आकार को एक भूतल के साथ जोड़ती है, उसमें किस किस प्रकार की कैसी कैसी विभिन्नताएं हैं, इसको देखने के लिए हमें ज्योग्राफी का यह चैप्टर पढ़ना होगा जिसका नाम है भारत के भू आर्कटिक प्रदेश। आप जान रहे हैं यह यूथ कंपटीशन की एक बुक है जिसमें अब तक विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न ज्योग्राफी से यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से बने हैं उन सभी को सम्मिलित किया गया है। लगभग 1 लाख क्वेश्चन बनाए गए हैं जो अलग अलग चैप्टर में वाइज डिवाइड है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृतिक पराक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बाह्यजनित बलों तथा प्लेटों के क्षैतिज संरक्षण एवं क्षैतिज संचरण एवं अंतःक्रिया के फलस्वरूप अस्तित्व में आए हैं। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप की भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना, यानी कि इस समय जो भारत की स्ट्रक्चर दिख रहा है, कहीं पहाड़, कहीं पर्वत, कहीं मैदानी भाग, कहीं आप देखेंगे जलोढ़ मृदा मिल रही, कहीं खारी मृदा मिल रही। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर दिख रही, जो वर्तमान की स्ट्रक्चर दिख रही है, जो बताना चाह रहा है भूवैज्ञानिक संरचना वर्तमान की, इसके क्रियाशील भू आकृतिक पराक्रम, जो इसका पूरा जो क्रियाशील हुई है, जो बनने में लगा है, वह अंतर्जहित और बाह्यजनित बल। यानी कि जब भी देखिए पृथ्वी पर कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो 2 बलों से बनता है, एक अंतर्जनित बल, एक बाह्यजनित बल। अंतर्जनित बल में ये होता है जब आंतरिक शक्तियां, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, हाँ आप देखेंगे लावा के रिसाव से या भूकंप से, या अंतर्जनित बल होते हैं। बहिर्जनित बल में क्या आता है, आप देखेंगे कहीं पास क्या था, आ, पहाड़ से नदियां गिर रही थी, नदियां गिरते 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 एक जगह ऐसा है, उसके अगर नदियों का जो गाद होता है, जो मलबा होता है, वो क्या कर देता है, एक पूरा मैदान बना देता है। तो जो एक पूरा गड्ढा नुमा संरचना थी वो कैसी हो गई, वह मैदान से भर गई है। हाँ, तो कैसी हो गई, वो बाह्य जनित बल का एक प्रभाव है। तो यही बोलना चाह रहा है कि मुख्य जो जो मुख्यता है वह अंतर्जनित बल और बाह्य जनित बलों तथा प्लेट के क्षैतिज संचरण, प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतर क्रिया के फलस्वरूप अस्तित्व में आए हैं। तो ये एक पूरी बहुत ही अच्छी डिफिनेशन है कि जो वर्तमान में स्वरूप हम देख रहे हैं उसके पीछे कौन कौन सी किस किस प्रकार की क्रियाकलाप हुई हैं वो है। उसके आगे देखते हैं, भूवैज्ञानिक संचरण व शैल समूह की विभिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन भौतिक लक्षण पर आधारित है। तो भारत की जो भू संरचना है, हाँ, और जो इसमें शैल समूह, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, गोंडवाना की चट्टानें, इस तरह की जो चट्टानें हैं, उनकी विभिन्नताओं के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है जो उनके लक्षणों पर आधारित है। पहला देखेंगे प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा देखेंगे हिमालय व अंतर्जनित अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में देखेंगे भारत का ये वाला पोर्शन जो समुद्र से मैच करता है, ठीक है। फिर हिमालय में ये वाला पोर्शन देखेंगे, और फिर सिंधु गंगा के मैदान में आप देखेंगे ये वाला पूरा क्षेत्र आता है। तो ये जो क्षेत्र हैं जो इनके भू संरचनाओं पर आधारित है। भारत की भू संरचना यही तो है ना, ये देख लीजिए पूरा भारत हो गया। तो ये जो है भू संरचना के आधार पर, इसमें मौसम नहीं जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा। मौसम के लिए हम जलवायु विज्ञान में अलग से पढ़ेंगे। इसमें अभी जो हम पढ़ रहे हैं वह भू संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भू संरचना 3 भागों में बनी हुई, प्रायद्वीपीय भारत, हिमालय भारत, और उसके बाद देखेंगे सिंधु गंगा मैदान पर बने हुए हैं। अब है कि भारत की कुल
भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11%, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% भूभाग पर्वतीय, 18% पहाड़ी, 20% पठारी, शेष 43% भूभाग मैदानी है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि सबसे ज्यादा भारत में 43% भूभाग मैदानी है। उसके बाद 20% आपको पठारी देखेंगे। पठारी वह भाग होता है जैसे मैदान से ऊंचा उठा हुआ परंतु समतल भूमि क्या होगा, वो पठारी में आ जाएगा। पर्वतीय भाग में क्या आएगा, वह पर्वतीय भाग में देखेंगे आप ऐसे वाले क्षेत्र आ जाएंगे। हाँ, और जो देखेंगे वह 11% भूभाग पर्वतीय, 18% पहाड़ी। पहाड़ी इलाका में जैसे देखेंगे जहाँ लोग निवास करते हैं, अधिकांशतः से पहाड़ पे लोग निवास करते हैं, तो वो क्या है 18% भूभाग पर है। 11% जो भूभाग पर्वतीय बोल रहे हैं वहां निवास जो होता है वो ना के बराबर होता है। तो निवास के आधार पर भी देखेंगे जनसंख्या का, जो सबसे कम जनसंख्या जहाँ निवास करती है वो पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। उसके बाद देखेंगे फिर उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र में जनसंख्या उसके बाद आती है। फिर उसके बाद आपको देखने का पठारी क्षेत्रों में देखने को, और सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको कहाँ मिलेगी, वह मिलेगी मैदानी भागों में। इसलिए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ये सब कैसे हैं, ये मैदानी क्षेत्र में ज्यादातर आते हैं। इसीलिए यहाँ की पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा है। तो वहीं आप जब उत्तराखंड जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। तो उसका मेन रीजन क्या होता है, क्योंकि भारत की जो भू संरचना है, जो निवास स्थान की भू संरचना होनी चाहिए, उस हिसाब से वहां की जनसंख्या भी तय होती है। देखिए पहाड़ी क्षेत्र में अगर जो व्यक्ति रहता है वो परिश्रमी ही होता है। उसका मेन कारण ये होता है कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पे बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम करना होगा। तो वहीं जो मैदानी भाग होता है वो जानता है मैं 4 कदम चल के भी अपने गंतव्य पर पहुंच जाऊंगा, तो वो इतना परिश्रमी नहीं होता। तो ये भी बात ध्यान रखना है कि किसी भी स्थान की जनसंख्या कितनी होगी या डिसाइड्स के कैसे होगा, या डिसाइड केवल और केवल होता है वहां जो भू संरचना है उसके आधार पर होता है। अब चलिए आगे देखते हैं भू आकृति क्या है। किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत को कुल 6 भू प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। कौन कौन से, उत्तर तथा पूर्वोत्तर पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह आते हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो हिमालय पर्वत का निर्माण आप देखेंगे यूरेशियाई प्लेट, अंगारा लैंड और भारतीय प्लेट के टकराने से, यानी गोंडवाना लैंड के प्लेट से टकराने से आप देखेंगे यूरेशियाई प्लेट का जो हिमालय वाला क्षेत्र वो बनता है। अब प्लेट देखेंगे, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार हिमालय उत्पत्ति का कारण क्या माना जाता है, वो माना जाता है तेथिस सागर में जमे मलबे से दबाव या तेथिस सागर के अवसाद के वलन के कारण हुआ है। हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है, तो हिमालय का निर्माण आप देखेंगे टर्सरी काल में हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में देख लेते हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक भाग, लंबाई और विस्तार। पंजाब में देखेंगे 560 किलोमीटर है, उसमें सिंधु सतलज मैदान भी कहा जाता है। कुमायूं 320 किलोमीटर के, जिसमें सतलज एवं काली नदी आती है। नेपाल हिमालय में देखेंगे तो 800 किलोमीटर आता है, जिसमें काली तथा तीस्ता नदी के मध्य आता है। फिर देखेंगे आप कि असम हिमालय में देखेंगे 750 किलोमीटर, जिसमें तीस्ता, दिहांग एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में आता है। अब है कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर पर्वत आपको दिखेगा नंदा देवी दिखेगा। कुमायूं हिमालय कहाँ पड़ते हैं, यह आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड को, उत्तराखंड के जो
पूरा क्षेत्र उसको दो भागों में बांटा गया, एक गढ़वाल एक कुमायूं। तो कुमायूं वाले जो क्षेत्र पूरे में आते हैं वहां जो है आपको नंदा देवी देखने को मिले। नंदा देवी लोग एक मंदिर भी वहां भी जाते हैं, पहाड़ी भी है, पहाड़ी पे एक मंदिर है। अब चूंकि पहाड़ आप जानते हैं देवी देवताओं का निवास स्थान जो होता है वो पहाड़ों पर होता है। अब है गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में अवस्थित है? वह अवस्थित है कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? फूलों की घाटी कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है कहाँ विद्यमान है? वह देखने को मिलेगा आपको नेपाल में विद्यमान है। फिर है पश्चिमी भाग की अपेक्षा हिमालय के पूर्वी भाग की ऊंचाई में जैव विविधता पाई जाती है। उसका कारण क्या है? अधिक, वहां जैव विविधता अधिक पाई जाती है। विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? वह देखने को मिलेगी हिमालय है। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने दी थी? जो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना दी थी सिडनी बुराड़ ने दी थी। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग किस मानसून से प्राप्त करता है? वह प्राप्त करता है दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां कैसी हैं? वो सतत वाहिनी है। कैसी है वो? सतत वाहिनी है। हिमालय पर्वत श्रेणी और संबंधित तथ्य देख लेते क्या है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्म मुक्त हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की वर्तमान स्वरूप हिमनी तथा प्रवहिता जल के कार्य द्वारा निर्मित हुआ है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभव भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश में अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित ना होता। क्यों ना होता? क्योंकि हमेशा वहां पर बर्फ जमी होती। जब बर्फ जमी रहेगी आप देखेंगे तो जलोढ़ मृदा हो ही नहीं पाएगी। अब है मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। जैसे भारत में देखेंगे गर्मियों के समय बहुत गर्मी पड़ती है, बरसात में बरसात भी होती है, फिर वहीं ठंड में ठंड भी पड़ती है। तो ये मानसून का जो वर्तमान प्रारूप है वो है। लेकिन अगर सोचिए हिमालय पर्वत ना होता तो क्या होता? साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनें हमेशा यहाँ ठंड का माहौल बनाई रहती है। जब यहाँ ठंड का माहौल बनाती तो जाहिर सी बात है यहाँ पास जो गर्मी के दिन होता है, जो गर्म दिन होते हैं वो ना हो पाते तो हमारी जो कृषि है वह काफी ज्यादा प्रभावित होती। जब कृषि प्रभावित होती तो यहाँ की जनसंख्या भी प्रभावित होती। यहाँ अगर जनसंख्या प्रभावित होती तो इस देश की इकोनॉमी भी प्रभावित होती। तो ये इकोनॉमी कैसी बनती है? इकोनॉमी वर्तमान इकोनॉमी से अलग बनती, ये बात ध्यान रखिएगा। अब उसके आगे देखते हैं। अब है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय ट्रांस मतलब हिमालय के बाद की बात हो रही है। यहाँ पर ये ट्रांस की बात कर रहा है। अब यहाँ ये जो ट्रांस हिमालय नहीं, हिमालय के उस पार वाला भाग जो है जो छिपा हुआ है उसके बारे में बात कर रहा है। तिब्बत हिमालय किसे कहते हैं? तिब्बत हिमालय हम ट्रांस हिमालय को कहते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं? तो कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश। ये श्रेणियां आपको किसमें मिलेंगी? ट्रांस हिमालय में देखने को मिलेंगी, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और साथ ही साथ आपको मिलेगा कैलाश। ये चारों नाम याद रखिएगा। अब ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है गार्डविन ऑस्टिन है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन है। ये है पश्चिमी हिमालय। अब ये देखिए ट्रांस हिमालय, ये हिमालय है ना, ये हिमालय जा रहा है, आप देख रहे हैं। अब इसके ट्रांस इधर में कभी करें ट्रांस हिमालय में क्या क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और उसके बाद कैलाश देखने को मिलेगा। तो ये जो क्रम है वो भी एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब है विश्व की सर्वाधिक
तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी कहाँ स्थित है? वह आपको हिमालय पर, वह ट्रांस हिमालय में देखने को मिलेगा। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली राकापोशी कहाँ स्थित है? वह आपको देखने को मिलेगी ट्रांस हिमालय में है। अब है कि ट्रांस हिमालय में स्थित किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है? वह है काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी का पश्चिमी विस्तार कहाँ स्थित है? वह स्थित है पामीर की गांठ पर। काराकोरम श्रेणी का पूर्वी विस्तार कहाँ तक है? वह देखेंगे कैलाश श्रेणी तक है। ट्रांस हिमालय वृहत हिमालय से किस संरचना द्वारा अलग होता है? वह आपको मिलेगा इंडो सांगपो साइचर जोन यानी कि ITSZ द्वारा होता है। ट्रांस हिमालय की किन श्रेणियों के मध्य से होकर सिंधु नदी बहती है? वह बहती है जास्कर और लद्दाख। कहाँ से? जास्कर और लद्दाख की श्रेणियों से अलग होकर जो बीच से आपके देखेंगे सिंधु नदी बहती है। अक्साई चीन किस श्रेणी में अवस्थित है? अक्साई चीन आपको लद्दाख श्रेणी में देखने को मिलेगा। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो लद्दाख की सर्वोच्च जो चोटी है वह राकापोशी है। और राकापोशी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली जो है एक पहाड़ी है, पर्वत है सॉरी, वो ट्रांस हिमालय में मिलता है। अब है जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी वह नंगा पर्वत है। भारत की सबसे गहरी गाज कहाँ स्थित है? वो है पुंछ लद्दाख श्रेणी में जो कि 5200 मीटर गहरी है। काराकोरम श्रेणी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो काराकोरम श्रेणी को आप देखेंगे कृष्णागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। पामीर की घाट कहाँ अवस्थित है? वो ट्रांस हिमालय तिब्बत में अवस्थित है। अब आ रहा है बृहत हिमालय। अभी हम लोग पहला ही पोर्शन पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में दूसरा पोर्शन पढ़ेंगे। बृहत हिमालय यानी महान हिमालय, इसमें क्या होता है? बर्फीले हिमालय तथा हिमाद्री किस हिमालय को कहते हैं? वह कहा जाता है महान हिमालय को कहा जाता है। महान हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? तो महान हिमालय का विस्तार आपको सिंधु नदी से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक है। याद रखिएगा ट्रांस हिमालय का हिमालय महान हिमालय का विस्तार कहाँ है? सिंधु नदी यानी कि लद्दाख और काराकोरम से लेकर आपको नामचा बरवा पर्वत जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है वहां तक है। महान हिमालय लघु हिमालय की किस संरचना द्वारा अलग होता है? वह होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा होता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट या सागर माथा किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? वह मिलेगी आपको महान हिमालय में मिलेगी। महान हिमालय के वलन की प्रकृति क्या है? उसकी प्रकृति देखेंगे असममित है। बृहत हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर में मंदा तथा दक्षिण में तीव्र होने का मुख्य कारण क्या है? वो मुख्य कारण देखें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगने वाली आभासी बल है। अब है बृहत हिमालय काट कर बहने वाली पूर्ववर्ती नदियां कौन सी हैं? वो आपको मिलेंगी सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं अलकनंदा नदी मिलेगी। हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं? वो देखेंगे माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, गार्डविन ऑस्टिन भारत में है, कंचनजंगा भी भारत में है, मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत भारत में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी भारत में है, नामचा बरवा तिब्बत में है और केदारनाथ जो है आपको भारत में मिलेगा। अब है एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा तथा कंचनजंगा चोटी में से सबसे पूर्व में स्थित चोटी कौन सी है? अब मिलेगी नामचा बरवा मिलेगी।
कंचनजंगा देखने को मिलेगी। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी में हुई है। इनमें से प्राचीन श्रेणी कौन सी है वह देखने को मिलेगी आपको, बृहत हिमालय श्रेणी मिलेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, वह नेक्स्ट टॉपिक हमें देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर, लघु एवं मध्य हिमालय है। अब इसको भी देख लेते हैं। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है, लघु एवं मध्य हिमालय कहा जाता है। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो पीर पंजाल है। हिमालय की कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है, वह देखेंगे, लघु हिमालय है। अटल टनल यानी 9.20 किलोमीटर किस पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है, वह आप देखेंगे पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में है। कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेपण द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहा जाता है, करीबा कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी की किस अन्य नाम से जाना जाता है, वह है महाभारत श्रेणी या हिमाचली श्रेणी है। लघु हिमालय कहाँ अवस्थित है, वह अवस्थित है शिवालिक एवं महान हिमालय के मध्य में। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है, वह आपको दिखने मिलेगा, बृहत हिमालय तथा पीर पंजाल हिमालय के मध्य है। लघु हिमालय तथा पश्चिम से का विभाजन, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधेरी श्रेणी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड और महाभारत श्रेणी नेपाल में है। पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र कौन से है, वह देखने को मिलेगा, धौलाधर है। पीर पंजाल एवं बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है, वह पीर पंजाल श्रेणी में है। शिवालिक हिमालय किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, वह है धौलाधर पर्वत श्रेणी में है। हिमालय लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान को कश्मीर तथा उत्तराखंड क्रमशः किन नाम से जाना जाता है, वह मर्ग तथा बुग्याल से जाना जाता है। भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत आदि अवस्थित है कहाँ, वह है लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी में है। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, वह आपको देखने को मिलेगा 3700 से लेकर 4500 वर्ष तक है। मीटर है। काठमांडू घाटी हिमालय के किस भाग में स्थित है, वह देखने को मिलेगी मध्य तथा महान हिमालय के बीच है। कश्मीर घाटी, लाहुरा स्पीति, कुल्लू एवं कांगला घाटी कहाँ अवस्थित है, वह है बृहत एवं लघु हिमालय के मध्य में है। हिमालय में मुख्यतः सीमांत भ्रंश किसको पृथक करते हैं, वह करते हैं मध्य हिमालय को शिवालिक श्रेणी से अलग करते हैं। अब आ रहा है शिवालिक श्रेणी का नंबर। हिमालय की सबसे बाहरी बृहत्तम सबसे दक्षिण को क्या कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी, वह शिवालिक है। हिमालय के किन भाग में सबसे गहन अपरदन होता है, वह होता है शिवालिक श्रेणी में होता है। फिर शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है, वह 900 से लेकर 1200 मीटर है। शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, अवसादों का निक्षेपण तथा उनके वलन पड़ना। शिवालिक का विस्तार कहाँ है, वह देखेंगे पाकिस्तान के पोटवार बेसिन के असम में दिहांग तक है। शिवालिक के किन भागों को क्या कहते हैं, वह कहते हैं तराइन कहते हैं। कौन सी संरचना हिमालय को भारत के उत्तरी भाग से अलग करती है, वह करती हिमालय फ्रंटियर फॉल्ट है। अब है शिवालिक हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है, वह है दून व द्वार नाम से जाना जाता है। अब हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित सीमांत दरार क्या है, उत्तर से दक्षिण क्रम सिंधु सांगपो नाम सचर क्षेत्र, वो आप देखेंगे इंडन सांगपो जोन को जाता है। दक्षिणी तिब्बत विलय पर्वत, दक्षिणी केंद्रीय दरार एवं निक्षेपण, फिर मुख्य परिसर दरार और निक्षेपण, मुख्य परिसर दरार एवं क्षेपण है।
अब हम लोग कल के वीडियो में उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।